नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आगे से अगले 2 हफ्तों तक जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपको शाम को 5:30 तक मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्तों तक की ये बात है। इसके बाद में 2 हफ्तों के बाद फिर जो है सुबह को ही आपको ये लेक्चर अवेलेबल हुआ करेंगे 7:30 बजे तक, सुबह 7:30 बजे तक। तो यहाँ पर 2 हफ्तों तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेक्चर आपको मिलेंगे लेकिन शाम को मिलेंगे। और जो नया फॉर्मेट हमने शुरू किया था प्रीलिम्स, यहाँ पर जो दोबारा एडिटोरियल डिस्कशन हो गया और जो कोर्ट है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और एक बात और, जो आज की जो डिस्कशन है, जो सैटरडे वाली डिस्कशन नहीं आई थी, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूजन उसका किया हुआ है एडिटोरियल। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज कंटेंट है, जो प्रीलिम्स के कंटेंट है, तो उन दोनों का यहाँ पर दोनों चीजें आपको मिलेंगी, सैटरडे की भी और संडे की भी, दोनों यहाँ पर दोनों दिनों की। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोर्ट में बात कर रहे हैं, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो थॉमस एडिसन ये बात रख रहे हैं अपनी कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि जब भी आपके सामने फेलियर हो, आपने कोई काम किया, वो काम में कामयाबी आपको नहीं मिली, तो एक बार दोबारा से फिर कोशिश करके देखनी। तो ये आपका इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर एक बार आप फेल हो जाते हो, बार बार फेल होते हो, फिर दोबारा यहाँ पर कोशिश करके देखो। अगर आप उस काम को सच में करना चाह रहे हो, तो अगर आपका दिल लगता है, मजा आ रहा है उस काम को करने में, तो उसके ऊपर लग जाओ अच्छे से। तो ये थॉमस एडिसन ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, इनका खुद का भी एक्सपीरियंस है। इनके काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, यहाँ पर 1000 से ज्यादा इनके एक्सपेरिमेंट्स थे जो फेल हुए थे एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाते बनाते। तो यही वो इंसान है, वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। और अभी उसका जो मॉडर्न वर्जन हमारे सामने है, जैसे एलईडी बल्ब्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई। ओके, तो अभी देखो, उन्होंने ये जो चीज शुरुआत की थी, तो तब ये नहीं सोचा था कि मैंने एक ही बार में बल्ब को मैंने बना देना है तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो देखो कितने एक्सपेरिमेंट्स उनको करने पड़े, 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत बड़ी बात होती है। बार बार ही एक चीज को दोबारा से करना, और जब भी करना, हर बार यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलनी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इसके लिए पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस जिसके पास है वही आगे बढ़ पाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है ना जल्दी से नहीं मिलती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो हर एक ने तपस्या की है, तो अपनी जिंदगी में जो चीज उन्होंने की होती है, उसी चीज को हमारे साथ वो शेयर करके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करना। तो अब देखो, रात जब भी होती है तो स्ट्रीट लाइट्स जो है आपको जगती हुई मिलती हैं, घर में रोशनी मिलती है, तो वो उसी थॉमस एडिसन की ही देन है। जितनी बड़ी क्रांति हो, उसके लिए यहाँ पर उतनी ही बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो आगे बढ़े, तो ये संडे का न्यूज़पेपर, इसके अलावा ये यहाँ पर एडिटोरियल्स हैं, तो ये सैटरडे के एडिटोरियल्स हैं। संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। तो अभी संडे और सैटरडे दोनों के यहाँ पर न्यूज एनालिसिस होंगे, और यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन होगा सैटरडे वाला। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 एडिटोरियल्स हैं, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर फोकस करेंगे प्रीलिम्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो जैसे हमारा यहाँ पर पैटर्न है, पहले कोड, फिर यहाँ पर प्रीलिम्स, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन। तो इसी के साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में भी पता चलेगा। और लास्ट में एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है जिसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। हर एक दिन नया इकोनॉमिक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलता है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। पिछले भी जितने पीडीएफ है वहां पर हैं, तो वहां पर उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको रिवीजन करनी है तो अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका की। भारत और साउथ अफ्रीका ने, और यहाँ पर 60 और यहाँ पर मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने यहाँ पर एक फ्रेश प्रपोजल दिया है डब्ल्यूटीओ में कि कोविड रिलेटेड जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर आईपीआर राइट्स होते हैं ना, उनको वेव ऑफ कर दिया जाए आने वाले 3 सालों तक के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक और प्रोविजन दी गई है, विद द प्रोविजन टू रिव्यू द ड्यूरेशन एनुअली। मतलब कि हर साल यहाँ पर इस प्रोविजन को आप रिव्यू भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अभी वेव ऑफ की बात क्यों कर रहा है भारत और साउथ अफ्रीका? इसलिए कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में जब भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो वहां पर ऐसा है कि
एक दूसरे के जो आईपीआर राइट्स हैं, जो पेटेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चला जाता। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये 1995 की बात है जब ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हुआ था, जिसका नाम था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ट्रिप्स। तो ये जब से लागू हुआ था, तो यहाँ पर जो डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनके ऊपर ऐसा है कि अगर एक कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना, अगर सपोज करो नई रिसर्च हुई, नया प्रोडक्ट बना, तो उसका जो भी पेटेंट राइट होगा, तो अगर वही प्रोडक्ट किसी और देश में, डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो दूसरा कंट्री जो है ना, उस पेटेंट प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। कहने का मतलब एक दूसरे के जितने भी यहाँ पर पेटेंट राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो यही कहता है ये ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रिप्स नाम का जो एग्रीमेंट यही कहता है। तो अभी भारत सरकार और साउथ अफ्रीका जो इकट्ठे गए हैं, यहाँ पर जो और भी कंट्रीज का इनको समर्थन हासिल हुआ है, तो उसमें ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अभी ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जितने भी यहाँ पर मेडिकल प्रोडक्ट्स होंगे कोविड-19 के रिलेटेड, उनको वेव ऑफ कर दे, उनका आईपीआर राइट्स जो है ना 3 सालों तक के लिए यहाँ पर उनको स्थगित कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए। मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि जो कोई भी मेंबर कंट्रीज है ना, तो जो भी यहाँ पर पेटेंट होगा उसको यहाँ पर उनको लाइसेंस मिल जाएगा, और यहाँ पर उसी लाइसेंस के चलते अपने यहाँ अगर उस देश में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी, अगर प्लांट वगैरह पहले से है उनके पास वैक्सीन बनाने के, तो वहां पर वो कोविड की वैक्सीन बना सकते हैं। अगर उनको फॉर्मूला मिल जाए, तो फॉर्मूला इसी तरीके से मिलेगा जब यहाँ पर ये वेव ऑफ होगा। तो अभी इसी की रिक्वेस्ट यहाँ पर दी जा रही है नए फ्रेश प्रपोजल के तहत। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है, इसके अलावा नए ड्राफ्ट में और क्या क्या बात की जाए। नए ड्राफ्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वेविर है वैक्सीन के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट है उसके ऊपर, थेरापेटिक्स मतलब जो भी ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, और इसके ऊपर, और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस में जैसे वेंटिलेटर हो गया, ओके, तो उसके अलावा जो बीपी चेक करने वाली मशीन होगी, स्टेथोस्कोप हो गया, सिरिंज वगैरह होगी, तो सभी के सभी मेडिकल डिवाइसेस है, तो उनके ऊपर भी ये यहाँ पर वेव ऑफ करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मेथड्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस नए ड्राफ्ट में कि सब जगह यहाँ पर वेव ऑफ दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स, जितने भी यहाँ पर इसके रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आईपीआर राइट्स को वेव ऑफ कर दिया जाए। तो सबको मौका दिया जाए, जहां जहां पर भी फैसिलिटीज है, अपने यहाँ पर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है उसको शुरुआत कर लें। तो अभी पहले भी ये प्रपोजल दिया गया था डब्ल्यूटीओ में, तो अमेरिका ने इसको यहाँ पर समर्थन दिया। तो अभी दोबारा से फ्रेश प्रपोजल दिया गया है, कुछ यहाँ पर संशोधन पुराने में जो नहीं थे अभी उसमें वो संशोधन किए गए हैं। तो यहाँ पर इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, केनिया, मालदीव्स, वेनेजुएला, यहाँ पर इन सब ने यहाँ पर समर्थन जो है दिया है, भारत और साउथ अफ्रीका का। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बनानास के बारे में। तो अभी क्यों बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी मैंगोस का टाइम ओवर हो गया, तो अभी बनाना का यहाँ पर टाइम आ गया। तो इट्स बनानास रिपब्लिक। तो भारत बहुत बड़े पैमाने पर मैंगोस के नाम से जाना जाता है कि मैंगोस का अच्छा खासा एक्सपोर्ट हम करते हैं, क्योंकि इनकी अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है भारत में। लेकिन अभी सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। तो अभी क्यों नजर आ रहा है, तो अभी कह रहे हैं कि जो बनानास है वो अभी सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रूट बन चुके हैं भारत में से, जिनको यहाँ पर बाहर भेजा जा रहा है, बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 फाइनेंशियल ईयर पिछले जो गुजर चुके हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है भारत का, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को खत्म होता है। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से सेकंड मोस्ट यहाँ पर एक्सपोर्टेड फ्रूट बन चुका है बनाना। तो यहाँ पर 1,000 करोड़ का मार्क जो है ना, इसको ये पहली बार जो ये देखा गया कि इस फिजिकल ईयर में, पिछले फिजिकल ईयर में पहली बार 1,000 करोड़ का मार्क जो है ये कंप्लीट कर पाया। मतलब कि इतने का ये एक्सपोर्ट किया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का बनानास का। तो ये यहाँ पर 2.5 गुना यहाँ पर ज्यादा है। अगर यहाँ पर मैंगोज का एक्सपोर्ट की बात करें, तो मैंगोज के एक्सपोर्ट से भी ये काफी ज्यादा यहाँ पर ये चला गया। और जो पहले नंबर पर जो फ्रूट है वो यहाँ पर है ग्रेप्स। तो ये अभी भी स्वीटेस्ट फ्रूट है फॉर इंडियन ट्रेडर्स, मतलब पहले नंबर पर यही है। तो इनका जो यहाँ पर शिपमेंट हुई है वो हुई है यहाँ पर 2,400 करोड़ रुपए की। तो ये 2020-21 के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। तो ये इसकी हुई है 1,000 करोड़ रुपए की। तो ये बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स डिपार्टमेंट एंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर अगर बनानास के एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर उछाल देखने को मिला है 41% का। तो यहाँ पर पहले ये 710 करोड़ का था पिछले फिजिकल ईयर में, तो उससे अभी आगे जाकर 41% का यहाँ पर जो है सर्च देखने को मिला, तभी ये 1,000 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और आगे अगर मैंगोस के एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो ये इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो अभी ये 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले साल ये 408 करोड़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ था मैंगोस का।
और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर बनानास के एक्सपोर्ट की बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। 355 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आता था एक्सपोर्ट से 2017-18 में। तो उस समय यहाँ पर जो मैंगोज का एक्सपोर्ट था तो वो 400 करोड़ के आसपास यहाँ पर होता था। तो आज भी 400 करोड़ है और 2017-18 में भी ये 400 करोड़ के आसपास था। लेकिन यहाँ पर देखो बनानास के केस में काफी वृद्धि देखने को मिली है, मतलब काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट बढ़ा है इसका। तो रीजन क्या है इसका? तो रीजन ये है फिलीपींस। तो फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है। ओके, इसकी जो कैपिटल है वो है मनीला। ओके, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है गल्फ कंट्रीज का बनानास के एक्सपोर्ट में। तो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया आ गया, यमन ओमान आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया। ओके, तो ये सभी के सभी यहाँ पर गल्फ कंट्रीज आ गए। लेकिन अभी हुआ क्या है, फिलीपींस का जो झुकाव है वो यहाँ पर मुड़ चुका है चाइना की ओर। चाइना में वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है अपने बनानास का। तो अभी एक वैक्यूम बन गया है गल्फ कंट्रीज में। तो अभी वो जो जगह खाली हो गई ना, तो उसका यहाँ पर फायदा उठा रहा है हमारा भारत। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं अभी उसी चीज का फायदा उठाते हुए गल्फ कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बनानास को। तो अभी कुछ वैरायटीज का नाम याद रखें, जैसे कैवेंडिश हो गया, इलायची हो गया, नेंदरन हो गया। तो ये कुछ वैरायटीज हैं भारत की। ओके, तो अलग अलग यहाँ पर सारे भारत में एक जैसा साइज नहीं देखने को मिलेगा आपको बनाना का। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग साइज होता है। तो कुछ तो साइज ऐसे भी होते हैं कि एक अगर आप बनाना लेते हो तो आपका पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग वैरायटीज हैं, इनका नाम नाम याद रखें। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बनानास की प्रोडक्शन होती है। ओके, तो उसका नाम आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। वैसे यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जो क्या कि बनानास को यहाँ पर ग्रो करते हैं? तो पहले नंबर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये यहाँ पर ये सभी राज्य हैं। और जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कंट्रीज कौन सी हैं? यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, कतर, साउथ कोरिया। तो ये सब कंट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट भारत का हो रहा है। एक साल का जो हमारी प्रोडक्शन है वो 30 मिलियन मैट्रिक टन के यहाँ पर हिसाब से है एक साल में। और अभी ये सारा का सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ यहाँ पर वेरिएंट्स पाए गए जो कि बहुत ही घातक है कोरोना वायरस के। तो एक को यहाँ पर हम कहते हैं इंडियन वेरिएंट। ओके, दूसरे को हम कहते हैं यूके वेरिएंट। तो इंडियन वेरिएंट को हम जो हमने नाम दिया है वो है यहाँ पर B.1.617.2। ओके, ये वेरिएंट किसको इंडियन वेरिएंट भी हम कहते हैं। दूसरा जो वेरिएंट है वो है यहाँ पर B.1.1.7 और इसको हम यहाँ पर केंट वेरिएंट भी कहते हैं या यूके वेरिएंट भी कहते हैं। तो अभी जो नई रिसर्च हुई है इनके बारे में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर जो फाइंडिंग्स पाई गई है, रिपोर्ट्स पाई गई है, तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 डोजेस दी जाती है ना तो उससे यहाँ पर इन वेरिएंट्स के जो साथ लड़ने की जो क्षमता है एक इंसान की वो बढ़ जाएगी। तो दो दो डोजेस कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में 2 डोजेस देनी। तो पहले वैसे तो 2 डोजेस ही मिल रही है भारत में, लेकिन वो ऐसे इस तरीके से मिल रही है कि पहली डोज जब मिली उसके 4 या 5 हफ्ते के बाद दूसरी डोज मिल गई, तब जाकर हम कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कि मतलब बंदा वैक्सीनेट हो गया। तो यहाँ पर जो ये जो बहुत ज्यादा घातक वेरिएंट है अभी इनके खिलाफ जो रिसर्च पाई गई है तो ये कह रहे हैं कि 81% अगर यहाँ पर एक ही टाइम में 2 डोजेस दे देते हैं एक इंसान को किसी भी यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन की, तो यहाँ पर 81% डिफेंस हो जाएगा यहाँ पर जो इंडियन वेरिएंट है उसके खिलाफ। और यहाँ पर 87% डिफेंस हो जाएगा जो कैंट वेरिएंट है उसके खिलाफ। ओके, तो अभी अगर सिर्फ सिंगल जैब देते हैं एक ही समय पर तो यहाँ पर 33% प्रोटेक्शन रहेगी इंडियन वेरिएंट के खिलाफ। और यहाँ पर 51% यहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगी कैंट वेरिएंट के खिलाफ। तो ये यहाँ पर स्टडी जो है जो रिसर्च की गई उसके बाद अलावा उसके हिसाब से ये चीज पाई गई। और ये यहाँ पर जो बातें यहाँ पर निकाली गई हैं तो ये फाइंडिंग्स जो निकली हैं ये ड्राइव की गई हैं फ्रॉम डाटा ऑन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाई गई है। पी फाइजर की बात करें, बायोटेक वैक्सीन की बात करें इन द यूके। अगर पी फाइजर की बात करें, बायोटेक की बात करें तो वैसे ये यूएसए की कंपनी से दोनों, लेकिन यहाँ पर भी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी सबके ऊपर जो डाटा मिला है उस हिसाब से यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया। और यूके ने यहाँ पर अपने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन्स, नंबर ऑफ स्ट्रेन्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो गैप होता है, जैसे एक डोज दे दी, दूसरी डोज 4 या 5 हफ्ते के बाद मिलेगी, उस गैप को भी ये कम कर रहे हैं। खासतौर पे जिन लोगों की उम्र 50 से ज्यादा है। ओके, तो पहले ये 12 हफ्ते तक ये लेकर जा रहे थे, अभी उससे ये कम कर रहे हैं, 8 हफ्ते तक लेकर आ रहे हैं। ओके, एक गैप को। लेकिन भारत इससे उल्ट कर रहा है, खासतौर पे जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके क्षेत्र में, कि अगर एक डोज आपको लग गई है
तो पहले तो ऐसा था कि भारत सरकार ये कहती थी कि 4 हफ्ते बाद दूसरी लगेगी, लेकिन अभी वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है। तो अभी ये फिर बाद में कहा गया कि 6 और 8 हफ्ते के बीच में दूसरी वैक्सीन लगेगी। अभी इसको भी बढ़ाकर ये कह रहे हैं कि 12 से 16 हफ्तों के बाद यहाँ पर आपको दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो रीजन यहाँ पर भारत का एक्सटेंशन करने का यही है कि वैक्सीन की सप्लाई नहीं है भारत में। ओके, तो सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, प्रोग्राम्स ज्यादा शुरू कर दिए गए हैं। तो पता होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपनीज है, जैसे एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दूसरा भारत बायोटेक है, जो कि वैक्सीन का निर्माण कर रही है। तीसरी वाली को अभी हाल ही में अप्रूवल मिली है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी उसका नाम है, उस इंस्टीट्यूशन का। तो अभी समय लगने वाला है। आगे बात करते हैं, और अभी बात करते हैं साइक्लोन यास के बारे में। ओके, तो अभी अब देखो, हाल ही में एक साइक्लोन गुजरा जिसका नाम था साइक्लोन ताउते, काफी नुकसान किया उसने। अभी भारत सरकार का जो आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने अभी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो नया साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम यास है, ये उठ रहा है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से। तो ये यहाँ पर इंपैक्ट करेगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी। तो ज्यादातर ये अभी भारत का ईस्टर्न फ्रंट हो गया, मतलब जो एरिया बे ऑफ बंगाल के साथ यहाँ पर कोस्टल एरियाज आते हैं, तो वो वाला एरिया अभी प्रभावित होगा। ओके, तो ये जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आंसर जरूर करें, इससे आप ही की प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन छप जाएंगे दिमाग में जो भी पूछे जाएंगे। तो इसकी जो रफ्तार होगी इस साइक्लोन की, वो यहाँ पर बताई जा रही है 155 से 165 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, तो ये इसको हम वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में रखते हैं कि सबसे ज्यादा घातक हो सकता है। और उसके बाद अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिली, जो यहाँ पर जो इन राज्यों को जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर पर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर। तो ये देखिए, ये एक लिस्ट होती है जिसके चलते नाम जो है सुजेस्ट किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, बकायदा नाम दिए जाते हैं किसी भी साइक्लोन को। तो जैसे अभी रिसेंट साइक्लोन भारत ने फेस किया, तो उसका नाम था साइक्लोन तौते, ये इसका नाम है। तो ये किसने सुजेस्ट किया था? ये सुजेस्ट किया था म्यांमार ने। ओके, तो अभी 1 डेढ़ हफ्ते के बाद ही दूसरा साइक्लोन आ गया। ये वाला साइक्लोन आया था अरेबियन सी में, अभी ये वाला साइक्लोन उठ रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो अभी उसका नाम है यास। तो इसका नाम किसने सुजेस्ट किया? इसका नाम सुजेस्ट किया था ओमान ने। अभी देखो, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर भी जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि प्रभावित होती हैं साइक्लोन से, तो उनका सबका एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जिसको हम WMOESCAP कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे, इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे। ओके, तो अभी देखो, ओमान की तरफ से ये नाम सजेस्ट किया गया, तो यास नाम इसको दे दिया गया। तो वैसे अभी इसके बाद अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम जो है पाकिस्तान जो है सजेस्ट यहाँ पर कर रहा है, गुलाब गुलाब करके। तो ये पहले यहाँ पर पहला कॉलम है, इसके चलते ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम, तो अलग अलग नाम है यहाँ पर। ये वाली जो लिस्ट आई है, ये आई है अप्रैल 2020 को। ओके, इससे पहले भी एक लिस्ट थी लेकिन वो एक्सपायर होगी। अब ये नई लिस्ट जारी की गई है, ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर जो है नामकरण होता है हर एक जितना भी तूफान भारत में आते हैं उसके रिगार्डिंग। तो कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मतलब कौन सा नाम किसने सुजेस्ट किया, जैसे शाहीन की बात करें, कतर ने सुजेस्ट किया। जवत की बात करें, सऊदी अरेबिया ने सुजेस्ट किया। असानी की बात करें, श्रीलंका ने सुजेस्ट किया। ओके, तो इस तरीके से कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे निसर्ग की बात करें, तो ये बांग्लादेश ने सुजेस्ट किया था, ये गुजर चुका है, ये 2020 के एंडिंग में, नवंबर दिसंबर में ये तूफान आ चुका है। ओके, तो कहां पर आया था ये, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। देखिए, आंसर जरूर देना, इंपॉर्टेंट है। और आगे हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। तो यहाँ पर बात करें कि कैसे जो है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को फ्यूचर साइक्लोन से बचाया जाए, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी साइक्लोन तौते ने काफी नुकसान किया है। ओके, तो अभी ये भारत का इस साल का सबसे पहला साइक्लोन है जो आया है भारत में। 168 लोगों की जानें चली गई, हालांकि 4-5 दिन पहले एडवाइजरी जारी हुई है कि मतलब इन सभी एरियाज को खाली कर दिया जाए तो साइक्लोन इनको प्रभावित करेगा। तो फिर भी यहाँ पर 168 के आसपास लोगों की जानें गई हैं। ओके, तो यहाँ पर भी काफी दिक्कत की बात है। तो ज्यादातर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इन्हीं सभी एरियाज को काफी डैमेज किया, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर भारत का हो चुका है। ओके, तो अभी लगातार ये पाया जा रहा है कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स की जो तादाद है ना, वो बढ़ती जा रही है। वैसे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा तूफान उठते हैं और अरेबियन सी में काफी कम उठते हैं। रीजन ये है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो है वो ज्यादा गर्म है अरेबियन सी के मुकाबले में। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर जो है ज्यादा बड़े पैमाने पर साइक्लोन्स उठेंगे और वो तबाही मचाएंगे। और अभी जो पहले कुछ साइक्लोन्स मुंबई वाले एरिया में आ चुके हैं, जैसे ताउते अभी आया 2021 में, निसर्ग आया 2020 में। ओके, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी उसका आंसर आपको यही मिल गया।
तो निसर्ग आया यहाँ पर, ये नाम बांग्लादेश ने दिया था, 2020 में आया। वायु, ये तूफान 2019 में आया। ऑकी, ये 2017 में। तो ये एक के बाद एक तूफान यहाँ पर हर साल लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी किस तरीके से इसको सही किया जाए, क्या हमें जो है काम करना पड़ेगा? सबसे पहली बात की जा रही है कि बेटर इक्विपमेंट। हमें यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर जो जिस तरीके से हम साइक्लोन्स की प्रोडिक्शन लगाते हैं, जैसे हम अपने रडार्स को यूज करते हैं, तो इनके नंबर बढ़ाइए। ओके, तो एडिशनल जो रडार्स हैं उनका नंबर बढ़ाइए। जहां जहां पर आपको लग रहा है कि रडार्स नहीं लगे हुए तो अच्छी जानकारी, सही जानकारी नहीं मिल पा रही, तो वहां पर लगाएं उनको। और दूसरा जो यहाँ पर बात की जा रही है वो है मैंग्रोव डिफोरेस्टेशन। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंग्रोव्स होते हैं, यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर काफी देखने को मिलते हैं। तो ये पतली पतली इनकी यहाँ पर टहनियां होती हैं, तो अच्छा इनका ना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, समुद्र के साथ ये जुड़े होते हैं। तो जितना भी तेजी से तूफान यहाँ पर आए तो इनको नुकसान नहीं होता है। ओके, ये नहीं उखड़ते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से ना प्रोटेक्शन कवर के तौर पर काम करते हैं कोस्टल एरियाज की। तो अभी इनको ना खत्म किया जाए, और ये बात की जा रही कि इन्हीं जैसे यहाँ पर और मैंग्रोव्स का रिफॉरेस्टेशन किया जाए बड़े पैमाने पर, जहां पर आपको लगता है कि जैसे कोस्टल सिटी की बात करें, मुंबई को बचाना है, तो उसके आसपास के जितना भी एरिया है, तो वहां पर ऐसे मैंग्रोव्स को प्लांट किया जाए। ओके, कल को ये बड़े होंगे तो एक तरीके से बफर का काम करेंगे, जितना भी तेज अगर साइक्लोन आता है। ओके, तो अगर कोई चीज टकराएगी साइक्लोन के साथ, उसका रफ्तार जो है, उसका इम्पैक्ट जो है ना, उसको कम किया जा सकता है फ्यूचर में। तो ये यहाँ पर सोल्यूशंस बताए जा रहे हैं। तो अभी पानी का जो यहाँ पर लेवल है ना, वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर अरेबियन सी वाले एरिया में भी। तो अभी ये भी सभी जो है चिंता का विषय है। तो ये क्यों बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के तहत? तो इन सभी मुद्दों के ऊपर मतलब एक सही तरीके से प्लान बनाकर जो है भारत सरकार को चलना होगा। तो आगे बात करते हैं। तो अभी आईएमएफ जो है, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नाम याद रखें, वॉशिंगटन डीसी ये कैपिटल है यूएसए की। तो 189 कंट्रीज जो है ना, ये इसकी मेंबर है आईएमएफ की। तो यहाँ पर एक तरीके से ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के तहत ये काम करता है। यहाँ पर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाते हैं, यहाँ पर हाई एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करता है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये फोकस करता है। ओके, इसके अलावा गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो है मतलब पूरी यहाँ पर सहायता, जैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आईएमएफ भी यहाँ पर सहायता प्रदान करता है गरीबी मिटाने के लिए। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे रोल है इसके, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब कि अ, कभी बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो कंट्री होती है ना, एक्सपोर्ट इतना कम होता है, इंपोर्ट उसके मुकाबले में इतना ज्यादा होता है कि मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट करके कमाई बहुत कम हुई। जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो फिर वो मतलब कि कर्जे में चला जाएगा देश। तो ऐसी सिचुएशन भारत की हुई थी 1991 के आसपास, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय भी आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी थी। भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व बचा था पैसों का, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। वही 2 हफ्तों का पैसा था जिससे हम यहाँ पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी भारत में, लेकिन यहाँ पर आईएमएफ ने लोन दिया हमें कि नहीं लोन लो, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी। तो उस कंडीशंस में ऐसा था कि भारत को कहा गया कि कुछ अलग अलग एरियाज में सिर्फ कुछ गिने चुने एरियाज रखो कि जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे, बाकी के एरियाज यहाँ पर फ्री कर दो मार्केट के लिए। यहाँ पर किसी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आए लोग अपना व्यापार करें, ट्रेड बढ़ाएं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। तो भारत की आप सिचुएशन देखो, तो 1991 से पहले भारत यहाँ पर कोशिश करता था कि जो भी चीज यहाँ पर बिके वो भारत की ही बनी हो। ओके, तो यहाँ पर 1991 के बाद पूरा चेंज हो गया। बाहर की बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। बहुत सारा यहाँ पर प्रोडक्ट, जैसे चाइना के प्रोडक्ट देख लो, बहुत बड़े पैमाने पर भारत में आए, और एक तरीके से जो भारत की टॉय मार्केट थी, खिलौनों की मार्केट थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। क्योंकि चाइना के जो खिलौने इतने सस्ते थे कि मतलब कि एक तरीके से तूफान आ गया चाइना के जो खिलौने थे, और भारत की अपनी मार्केट जो लक्कड़ के खिलौने बनाती थी वो खत्म हो गई। तो यही डर था जिसके चलते भारत सिक्योर करके चलता था अपने कंट्री को, लेकिन इसको और कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सका। ओके, तो यहाँ पर कंडीशंस को फॉलो किया। तो इसको यहाँ पर जब बनाया गया, तो यहाँ पर 1944 में इसको बनाया गया था आईएमएफ को। तो यहाँ पर जो जॉन मैनार्ड केनीज है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर की रोल इन्होंने अदा किया था, और साथ ही साथ उनके साथ है हैरी डेक्स्टर वाइट। ओके, तो ये दो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट उस समय के, जिसमें से जॉन मैनार्ड जो है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमी के लिए। तो इन्हें बहुत बढ़िया जबरदस्त थ्योरी दी थी उस समय में। इसके बारे में मैं कभी किसी और दिन बात करूंगा डिटेल में। तो 1945 में यहाँ पर ऑफिशियली ये यहाँ पर बन गया।
उस समय यहाँ पर इसके 29 मेंबर थे। लेकिन भारत को अभी ये क्या कह रहा है, भारत को ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी 60% पॉपुलेशन को कवर करना है तो 1 बिलियन डोजेस आपको इसका ऑर्डर देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक डिस्कशन नोट उसने दिया है, तो यहाँ पर यही बात की गई है कि 1 बिलियन डोजेस चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो भारत सरकार जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो उसको भी एक तरीके से सपोर्ट दी है कि अच्छा काम हो रहा है, इसको और आगे लेकर जाए। ओके, तो यहाँ पर जो सप्लाई वाला जो मामला है ना, उसमें यहाँ पर ईज चाहिए, यहाँ पर रुकावट नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ मेजर्स अपनाओ, अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई में अगर रुकावट आ रही है उसको स्मूथ किया जाए। और यहाँ पर ये भी कहा है कि अगर आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है तो कल को जो एक्सपोर्ट है ना वो भी करें आप वैक्सीन का। ओके, तो यहाँ पर जो कुल खर्चा आएगा 18 से लेकर 44 साल तक की जो एज ग्रुप है उनको वैक्सीनेट करने का, तो वो जीडीपी का 0.25% होगा। तो ये देखो, ये है गीता गोपीनाथ, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ की। इनके बारे में आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन से ये बिलोंग करती है। तो ये कह रही है कि केसेस अभी यहाँ पर कम होने शुरू हो गए। तो यही ट्राजेक्टरी जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि मतलब कि केसेस का मतलब नंबर ऑफ केसेस जो है लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, तब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने कि हाल ही में जो है तकरीबन तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की जो रकम है ना, जो इसका सरप्लस था, उसको ट्रांसफर किया है भारत सरकार को। ओके, तो आरबीआई का जो डिविडेंड बनता है भारत सरकार के प्रति, उसको अभी पास किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। तो यही पर 2020-21 के ये जो सरप्लस था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 73% का राइस देखने को मिला है जो आरबीआई का डिविडेंड है उसकी। यहाँ पर बात करें तो अभी देखो 2015-16 की बात करें तो तब यहाँ पर सरप्लस यहाँ पर 66,000 करोड़ के आसपास था। तो अभी कभी ये कम हो गया, ओके, फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया। 2018-19 की बात करें तो ये मतलब 2.25 लाख करोड़ के आसपास भी गया ये सरप्लस। ओके, तो अभी 2020-21 की बात करें तो ये 1 लाख करोड़ के आसपास चला गया। ओके, तो अभी देखो ये होता क्या है, ये कैसा सरप्लस है, कैसा डिविडेंड है। देखो डिविडेंड तो तभी मिलता है ना, जैसे अगर कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, तो वहां पर आपने शेयर खरीदे हैं उसके। ओके, तो वो शेयर, आप शेयर होल्डर हो, और जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, प्रॉफिट लेकर आएगी, तो जितने परसेंट आपका शेयर होगा उस हिसाब से आपको जो है उसका डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट का उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आरबीआई भी जो है ना, उसको आप एक तरीके से एक कंपनी के तौर पर मान लो, जो कि जो भारत सरकार का जो हिस्सा, क्योंकि अभी जो ज्यादा सबसे ज्यादा जो शेयर है, सबसे ज्यादा क्या 100% शेयर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ओके, तो यहाँ पर आरबीआई में तो 1935 की जब बात करें, जब इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ब्रिटिशर्स ने जब इसको बनाया था आरबीआई आरबीआई को, उस समय ये कोई सरकारी बॉडी नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट होल्डर्स ही इसको चलाते थे, प्राइवेट शेयर के चलते ही ये चलती थी बॉडी। लेकिन 1949 में, ओके, जब भारत आजाद हो गया उससे 2 साल बाद यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर जो अमेंडमेंट की गई, इसका जो एक्ट था उसमें, और इसको सरकार के अंतर्गत ले लेगा। तो अभी 100% यहाँ पर सरकार कंट्रोल करके चलती है आरबीआई को। ओके, तो अभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जैसे अगर बॉन्ड इशू की बात कर लें, तो अभी एक कंपनी के तौर पर ही सारा काम देखता है। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें उसका भी मेंटेन यही करता है। तो ये सरप्लस कैसे बढ़ा, तो सरप्लस इसी तरीके से बढ़ता है, जो भी पैसा जहाँ पर आरबीआई के पास रिजर्व में पड़ा होता है ना, तो वो उस रिजर्व वाले पैसे को, ऐसा नहीं है कि जहां पर इसका हेडक्वार्टर है वहां पर यूज करेगा, तो जहां पर भी मतलब कि आरबीआई हो सकता है कि जहां पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिले पूरी दुनिया के किसी भी बैंक में, तो वहां पर उस पैसे को रख सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी फॉर्म में पैसा रखता है आरबीआई, एक होता है यूएस डॉलर, उसकी फॉर्म में रखता है। इसके अलावा यूरोस की फॉर्म में रखता है, येन की फॉर्म में रखता है। ओके, इसके अलावा गोल्ड की फॉर्म में रखता है। ओके, इसके अलावा लास्ट में होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो वो आईएमएफ के तहत यहाँ पर लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो पैसे में वृद्धि देखने को मिलती है ना, वो यहाँ पर जो एक तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसके चलते। ओके, दूसरा यहाँ पर जो गोल्ड में जो उसके प्राइसेस में वृद्धि होती है उसके चलते, और यहाँ पर जो यूएस डॉलर में भी जो भी चेंजेस आते हैं उसके चलते। तो अभी हाल ही में यूएस डॉलर में भी अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, क्योंकि रुपया काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ देखने को मिला, जो कि 75-76 के आसपास चला गया था। पिछले साल तो पूरा फिजिकल ईयर 2021 ऐसे ही चला था। तो ये भी रीजन था। गोल्ड के प्राइसेस अगर देखें तो वो भी काफी बढ़ चुके थे। ओके, तो काफी पुराना गोल्ड का रिजर्व इसके पास रहता है आरबीआई के पास। तो ये छोटे छोटे तरीके जिसके चलते मुनाफा बढ़ जाता है इनका। ओके, तो वही सरप्लस बन जाता है, मतलब जो भी इनका लिमिट होती है, जो डिविडेंड जो प्रॉफिट बनता है, वही सरप्लस जो है हर एक साल के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है, जो भी मार्केट के प्राइसेस हों। ओके, तो उसी को फिर आगे ये ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो
अगर ये आरबीआई जो है ना, तो ये भी कैसे पैसा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने पैसे रखे होते हैं जहां पर उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है तो उसमें भी यहाँ पर भारत सरकार का ही हिस्सा है, जो यहाँ पर आरबीआई उनको लौटाता है हर एक साल के बाद। ओके, तो अभी यही चीज यहाँ पर हुई है, तो 1 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर राशि जो है ये ट्रांसफर की गई है। हालांकि जो प्रोडिक्शन थी ना, प्रोडिक्शन अलग अलग थी। यहाँ पर जो मार्केट है उसकी प्रोडिक्शन यहाँ पर 65,000 करोड़ के आसपास थी, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो अपना बजट है उसमें यहाँ पर इसकी प्रोडिक्शन 45,000 करोड़ के आसपास थी। लेकिन इन दोनों प्रोडिक्शन को यहाँ पर गलत साबित करते हुए ये 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पर ये सरप्लस दे रहा है आरबीआई। तो ये अभी इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर। ओके, तो मतलब संकटकालीन यहाँ पर जो रिस्क हो सकता है इकोनॉमी में उसको बफर करने का यहाँ पर ये अमाउंट है जो कि भारत सरकार को दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये 5.5% के हिसाब से दी जा रही है, जितना भी कुल यहाँ पर अमाउंट है आरबीआई के पास उसका यहाँ पर इतना इतना अमाउंट। तो ये लोएस्ट है जो यहाँ पर रेंज बताई गई थी बिमल जलान कमेटी के द्वारा। तो बिमल जलान कमेटी का भी नाम याद रखें, तो उसका संबंध जो है वो आरबीआई के साथ है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आरबीआई की जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, तो वहां पर इन्होंने रिव्यू दिया था कि 5.5% से 6% तक जो है आप रेंज रख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कम से कम रेंज रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो उधार लेगी फिस्कल ईयर 2022 में। तो उधार मार्केट से उठाती है ज्यादातर पैसा, तो वो आरबीआई कई बार जो है आरबीआई ही यहाँ पर जो है एक तरीके से मेजर रोल अदा करता है। जैसे आरबीआई ने कई बार बॉन्ड इशू कर दिए। ओके, तो मार्केट में जो है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई ही ये सारे काम करता है। ओके, तो आरबीआई वो बॉन्ड इशू करेगा, यहाँ पर 10 साल की यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी के तहत जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत आपको मतलब 10 साल तक यहाँ पर ये आपको शेयर लेने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, और यहाँ पर इतना इंटरेस्ट जो है आपको मिलता रहेगा आने वाले 10 सालों तक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादातर जो भी खरीदते हैं उनको फायदा रहता है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से भी पैसा उठाएगी सरकार वहां पर इंटरेस्ट देगी ही देगी। ओके, इस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी पूरी चलती है भारत की। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ट्विटर का मुद्दा काफी उठ रहा है, ट्विटर का मुद्दा काफी उठा, तो अभी उसके रिगार्डिंग जो है सिचुएशन बदलती जा रही है। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाल ही में ट्विटर ने यहाँ पर एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, तो उन्होंने यहाँ पर एक टूल किट के बारे में एक अपना बयान दिया था। ओके, तो यहाँ पर तो उसी बयान को यहाँ पर टैग किया गया ट्विटर के द्वारा, कहा गया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। मतलब कि जो बातें यहाँ पर संबित पात्रा के द्वारा कही गई हैं वो सही नहीं है। तो ये 18 मई की बात कर रहे हैं, तो ये अपना रेस्पॉन्स ट्विटर ने दिया है खुद से, अपना मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाकर, जो यहाँ पर ट्वीट किया गया था संबित पात्रा के द्वारा। तो यहाँ पर ज्यादातर बातें हो रही थी टूल किट की, मतलब कि जैसे अभी कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है, तो यहाँ पर ये बात करें कि टूल किट काम कर रही है इसके पीछे, जो कि नेगेटिव न्यूज फैला रही है। तो टूल किट हमेशा हम ऐसे संसाधन को बोलते हैं जहां पर अलग अलग संसाधनों को यूज किया जा रहा हो किसी एक प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ज्यादातर ये प्रोटेस्ट में जहाँ रैलीज वगैरह में ये की जाती है कि मतलब एक प्रोटेस्ट को और मजबूत करना है, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं टूल किट्स की, मतलब कि कहाँ कहाँ पर अभी लोग बैठे हुए तो सभी की लोकेशन एक दूसरे को शेयर करनी। ओके, तो क्या अभी जो है उनका एजेंडा होगा उसको शेयर करना, किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा उसको शेयर करना, आगे क्या क्या बातें होंगी। जैसे अभी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो न्यूज आ रही है, सरकार की आलोचना हो रही है, तो अभी उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो भी बातें फैलाई जा रही है वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर फैलाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर उसी को अभी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग यहाँ पर ट्विटर ने दे दिया। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार बोली है अभी ट्विटर के खिलाफ कि आप जो ये बात कह रहे हैं ना, तो इसको आप रिमूव करो, ये जो टैग आपने दिया है ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनके ऊपर। तो यहाँ पर एक लेटर लिखा है जिसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है, जो लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो यहाँ पर प्रोब कर रही है कि सच्चाई क्या है, उसको ढूंढ रहा है क्या टूल किट सच में काम कर रही है इस तरीके से, या फिर ऐसे नॉर्मली ये काम चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो है ना अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन जो ट्विटर है उन्होंने अपने दम पर ही यहाँ पर एक तरफा डिसीजन दे अपने आप से यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी वाले। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल राइट्स बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई फाइल की। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर, तो यहाँ पर ये चाहा कि गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पर देखती है, क्या गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन या कोई लॉ बनाया है कि मतलब किस तरीके से ऐसे वो ट्विटर को यहाँ पर कोई लेटर जो एडवाइजरी जो है इशू कर सकती है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है ट्विटर को कि ये टैग को रिमूव किया जाए।
तो गवर्नमेंट अगर सेंसरशिप करेगी हर एक चीज के ऊपर, तो यहाँ पर कोई लीगल पावर अगर है तो उसके बारे में बताए। ओके, तो यहाँ पर लीगल पावर की जरूरत है गवर्नमेंट के पास। तो उसको भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता के रूप में यहाँ पर दिखाया जाए कि लोगों को भी पता चले कि गवर्नमेंट अगर किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे काम कर रही है, अगर ट्विटर को ऐसे बात कह रही है तो क्यों कह रही है। तो यहाँ पर लीगैलिटी क्या है, सेफ गार्ड क्या है, जो पब्लिक का राइट है मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसको ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये पहली बार हुआ है कि ट्विटर ने यहाँ पर किसी इंडियन पॉलिटिशियन के द्वारा जो पोस्ट डाली गई उसको यहाँ पर रोका है, यहाँ पर टैग दिया है मैनिपुलेटेड मीडिया का। तो जून 2020 की बात करें तो उस समय यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रही थी यूएस में, तो उस समय भी जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट्स थे ना, तो उनको भी यहाँ पर टैग अलग अलग दिए गए थे कि मतलब ये खराब ट्वीट है। ओके, तो इनको रोका जाए। तो यहाँ पर जब ये नहीं रुके डोनाल्ड ट्रंप, तो बाद में उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर के द्वारा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है ट्विटर के बारे में। तो आप क्या सोचते हो, क्या ट्विटर जो यहाँ पर काम कर रहा है क्या वो सही है? लास्ट टाइम जो कंगना रनौत थी उनका भी जो अकाउंट था ट्विटर का उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो उनके जो रूल्स थे उनको देखा लगा कि उनकी वायलेशन हो रही है। तो आप क्या सोचते हो, कौन सही है, सरकार सही है या फिर ट्विटर सही है? आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं शोभन देव। तो यहाँ पर शोभन देव जो है यहाँ पर भवानीपुर सीट है, बंगाल वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एक असेंबली सीट है। हाल ही में इलेक्शन हुए, 2 मई को रिजल्ट आया और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई। ओके, तो यहाँ पर जो भवानीपुर सीट है तो वहां से अक्सर ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ती रहेंगी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार थोड़ा जोश में आकर उन्होंने चैलेंज कर दिया शुवेंदु अधिकारी को, जो कि पहले टीएमसी में ही थे, लेकिन एन वक्त पर वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर गए और बीजेपी की ओर से यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनकी ये जो है पुश्तैनी सीट आप उसको कह सकते हो, नंदीग्राम, ममता बनर्जी ने इसको यहाँ पर आकर चैलेंज किया। ओके, तो यहाँ पर देखो बाकी का बंगाल तो ममता बनर्जी जीत गई, लेकिन खुद हार गई यहाँ पर सुवेंदु अधिकारी के जब खिलाफ वो खड़ी हुई थी नंदीग्राम से। तो ये 1736 वोट के हिसाब से वो हारी थी। 213 सीट उनकी पार्टी ले गई टीएमसी 294 में से। तो टीएमसी जो है ना वो भी भारत की नेशनल पार्टी है, ध्यान रखिए। तृणमूल कांग्रेस ये 1999 में बनी थी। ओके, ममता बनर्जी इसकी यहाँ पर हेड है। इसके अलावा यहाँ पर भारत में 7 और नेशनल पार्टीज हैं। जो सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी बनी है, जिसको नेशनल पार्टी का टैग मिला है भारत का, उसका नाम है एनपीपी। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ये पार्टी निकल कर आती है। ओके, तो अभी हुआ क्या है कि अभी वो इलेक्शन हारी है, लेकिन अभी सीएम बनी है वो। अगर वो 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्ट होकर जो है अपनी संसद में असेंबली में नहीं जाती हैं, तो यहाँ पर उनको रिजाइन करना होगा एज ए सीएम। ओके, तो अभी इसके लिए एक सीट यहाँ पर खाली हो रही है। तो यहाँ पर जो उनके पहले एमएलए जीते हैं, जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है बंगाल में, तो अभी वो सीट खाली कर रहे हैं। ओके, तो अपने रिजाइन दे रहे हैं। तो अभी वो जब रिजाइन करेंगे दोबारा से इसी सीट के ऊपर इलेक्शन होगा, जिस सीट के ऊपर की पहला भी बनर्जी जो ना वो पहले इलेक्शन लड़ चुकी है 2011 में भी और 2016 में भी, और अभी दोबारा से भी उसी सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगी। फिर जो है एज ए सीएम जो है ना परमानेंटली वो काम करेगी आने वाले 5 सालों तक। और अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने एक यूटी और यहाँ पर 4 राज्यों को डायरेक्शन दे दी है कि अभी तूफान आएगा, उसके बाद में वाटर और वेक्टर बॉर्न जो डिजीज है ना, तो अभी इनका जो जमावड़ा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, खासतौर पे ईस्टर्न इंडिया में। तो अभी 26 मई को ये बात कही जा रही है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो जिसका अभी हमने नाम पढ़ा था यास करके, वो काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है। तो इसके चलते ये बीमारियां फैलनी शुरू होंगी बाद में। तो पहले से ही प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर दी जाए जिसके चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर। तो यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर जो है वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, तो पानी जहां पर खड़ा हो जाएगा ना, तो वहां पर जो छोटे छोटे कीड़े जो है ना, इंसेक्ट जो है वो पनपना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं इंसेक्ट्स को यहाँ पर हम वेक्टर भी कहते हैं, तो ध्यान रखें थोड़ा। तो जो बीमारियां निकलेंगी जैसे इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स, एक्यूट डायरियल डिजीजेस, डिसेंट्री। ओके, इसके अलावा यहाँ पर लेप्टोस्पिरोसिस की बात कर रहे हैं, डेंगू की बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर बीमारियां मच्छरों से फैलती है, कुछ अलावा यहाँ पर जो मक्खियां होती हैं वो एक तरीके से फ्लाइंग कैडेट के तौर पर काम करती हैं, एक बीमारी को दूसरी जगह तक वो पहुंचाती हैं। और मच्छरों के अलावा भी यहाँ पर जैसे चूहे हो गए, उनके चलते भी बीमारियां फैलती। तो इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या लीवर किडनी रेस्पिरेटरी डिजीज या इम्यून सिस्टम, मतलब कोई भी यहाँ पर इम्यूनिटी के चलते कोई भी बीमारी अगर उनको है, उनको यहाँ पर स्पेसिफिकली मॉनिटर करेंगे
क्योंकि कोविड के चलते यहाँ पर उनको ज्यादा यहाँ पर चांसेस है, उनको खतरा ज्यादा है। तो ये देखिए, कॉमन इंसेक्ट जो होते हैं जो यहाँ पर बीमारी को कैरी करते हैं और यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ह्यूमंस में। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर वो होते हैं बैक्टीरिया के चलते, वायरस के चलते, यहाँ पर पैरासाइट्स के चलते। तो ये देखो, ये बाइटिंग वेक्टर जो कि यहाँ पर काटते हैं। तो जैसे ये तो अलग अलग यहाँ पर कीड़े हैं, मच्छर हो गया, टिक हो गया, बिटिंग फ्लाई हो गया, फ्ले हो गया, माइट हो गया। ओके, तो ये पानी को भी दूषित कर देते हैं। ओके, जो खड़ा पानी है, तो इसलिए यहाँ पर इसको वाटर बॉर्न डिसीजेस भी हम बोलते हैं। और ये इसके कैरियर्स हैं, जैसे हाउस फ्लाई जो आम मक्खियां आप देखते हो, कॉकरोचेस जो देखते हो, तो यही बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो डाटा कहता है तो यहाँ पर कि ट्रांसमिट मोर देन 250 फूड बॉर्न डिजीजेस। मतलब भोजन में आपके ना ये बीमारी चली जाती है किसी न किसी तरीके से। फिर जाकर आपको वॉमिटिंग, नौसिया, डायरिया ये जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, हेडेक वगैरह, फीवर, मलेरिया। तो इसकी ग्लोबली जो डेथ होती है इसके चलते यहाँ पर 19 लाख है एक साल में। और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वो 10 लाख है पर साल में। तो देखो, साउथ ईस्ट एशिया कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये इम्पैक्ट डालते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लेप्टो लेप्टोस्पिरी लेप्टोस्पिरोसिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चूहों से ये फैलती है, ये नाम याद रखें। टाइफाइड यहाँ पर मच्छरों से ज्यादा फैलता है, ओके, ये भी याद रखें। यहाँ पर इसके अलावा मेलियोडोसिस की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये भी एक तरीके से बैक्टीरिया ही है, जो मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर से, खराब पानी से आपके अंदर चला जाता है। इस तरीके से आपको सिम्टम जो है ना वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। डेंगू का भी आपको पता है मॉस्किटो से फैलता है। तो सेफ्टी इसकी ऐसा ही है कि मतलब कि जो खराब पानी, जब जो फ्लडेड वाटर है, मतलब जहां पर बाढ़ का पानी आया ना, तो वो सबसे खतरनाक है। पता नहीं वो पानी कहाँ कहाँ से निकल कर आया है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वहां पर खेलना नहीं, हाथ धो के रखें, अच्छा जो है खाना खाएं हाथ धोकर, फिर ही यहाँ पर जो है खाना खाने बैठे। तो ये सब बातें हैं जो आपकी फूड कंजप्शन और वाटर कंजप्शन के ऊपर आपको फोकस करनी होगी। पानी अगर पीना तो पानी को आप उबाल कर पिए। और आगे यहाँ पर बात करते हैं चिपको मोमेंट के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है, तो यहाँ पर बात करें सुंदरलाल बहुगुणा। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो अभी उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो क्यों जाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 डिकेड्स में काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हिमालयाज को बचाने के लिए, ओके, यहाँ पर जंगलों को बचाने के लिए काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पर इंप्रेशन डाला है कि काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर अच्छे खास इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने टक्कर दी है कि जो है माउंटेन्स को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। तो उनकी 94 ईयर्स की उम्र थी और कोविड के चलते यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से गांधीयन विचारधारा को वो फॉलो करते थे। यहाँ पर एक तरीके से धर्म युद्ध उन्होंने किया था। ओके, तो हिमालयन जो यहाँ पर फॉरेस्ट उनको बचाने के लिए, तो यहाँ पर एक चिपको नाम का मूवमेंट चला था जिसके रिगार्डिंग ये काफी न्यूज में आए। तो ये लोकल जो लोकल लीडर्स थे उनको यहाँ पर साथ में लिए। जैसे यहाँ पर गौरा देवी की बात करें तो ये भी काफी प्रोमिनेंट हस्ती थी उस समय, जो कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग काम करती थी। सबको साथ में लिया, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट शुरू किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो चामोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तो 1970s में ये शुरू हुआ था, जिसको हम चिपको मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये पूरे भारतवर्ष में इसने मतलब काफी जगह बना ली। और आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल्स में अगर आपने किताब पढ़ी तो वहां पर भी जो एनवायरनमेंट की बुक होती है वहां पर चिपको मूवमेंट की बात की होती है अक्सर। तो वहां पर ऐसा था, चिपको का मतलब यही था कि जो ट्रीज है ना उसके साथ चिपक जाओ, कि उनको काटने नहीं देना। तो मैसेज यही था कि मतलब जितना प्यार है हमारा यहाँ पर, जिस तरीके से हम पेड़ों को प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हैं, तो एक मतलब उनके प्रति आभार यहाँ पर व्यक्त करने का एक मतलब संसाधन बनाया था कि किस तरीके से हमारी फीलिंग्स हैं पेड़ों के खिलाफ, पेड़ों के हिसाब से। जैसे अगर पेड़ों की बात करें तो बहुत कुछ हमें दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, टिम्बर दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, आसरा दे रहे हैं, लकड़ काट के जो है झोंपड़ियां वगैरह बनती हैं, दवाइयां बहुत सारी यहाँ पर पेड़ों से निकल कर आती हैं। तो अगर डेवलपमेंट की हम बात करें ना, नेचर को खराब करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, डेवलपमेंट कभी भी इस तरीके से नहीं होगी। तो ये उनकी बातें हैं जो यहाँ पर कही जा रही है। तो ये उनकी पिक्चर है। तो उन्होंने यहाँ पर टेहरी डैम एक बनना था उत्तराखंड में ही, तो इसका भी काफी विरोध किया। तो टेहरी डैम देखो ये भारत का सबसे बड़ा डैम है अभी। तो इन्होंने 3 महीने से ज्यादा यहाँ पर भूख हड़ताल भी की कि डैम नहीं यहाँ पर बनना चाहिए। तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट के नाम पर ही एक तरीके से एक आश्रम बना लिया गंगा कुटीर के नाम पर, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट की साइट थी जहां पर डैम बनना था। ओके, तो मतलब कि प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपोज करने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी उस समय कि वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, जिसका नाम यहाँ पर बात करें पर्वतिया नवजीवन मंडल आश्रम, जहां पर वो रहते थे वहां पर कभी वापस नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर इस डैम के काम को रोक नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर 1970s के बाद यहाँ पर वहीं पर वो रहे और मतलब
डैम को धीरे धीरे बना दिया गया है। ओके, तो उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया, डैम बनकर तैयार हो गया और भारत का सबसे बड़ा डैम भी बन गया। तो कोई 3 डैम का नाम बताएं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस वाइज है, पहले नंबर पर अगर टहरी डैम है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे कौन सा है। ओके, तो इन सबका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इनका भी नाम याद रखें, सुंदरलाल बहुगुणा। तो काफी इंपॉर्टेंट जो मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी है, इनसे सीखने से भी काफी कुछ मिल रहा है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। तो आंसर राइटिंग में भी आप इनके रिगार्डिंग जो है अपना एग्जाम्पल जो कमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 4.5 मिलियन यहाँ पर एयर इंडिया के जो यहाँ पर फ्लाइट्स है, मतलब कि जो कस्टमर्स है जिन्होंने उड़ान उड़ान की सेवा ली है, उनका डाटा हैक हो चुका है। तो यहाँ पर कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ से हैक हुआ, तो यहाँ पर बात करें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, फ्रीक्वेंट फ्लायर डाटा। ओके, तो यहाँ पर अबाउट 4.5 मिलियन यहाँ पर एयर इंडिया के कस्टमर्स की बात करें कि ये सभी डाटा यहाँ पर इनका हैक हुआ है। यहाँ पर एक एयरलाइन पैसेंजर सिस्टम है जो कि सीता के द्वारा यहाँ पर मैनेज किया जाता है। तो सीता की फुल फॉर्म क्या है, सीता का मतलब है यहाँ पर सोसाइटी इंटरनेशनल डे टेलीकम्युनिकेशंस एरोनॉटिक्स। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका नाम है, जिसको कि फरवरी 1949 में बनाया गया था। यहाँ पर उस समय 11 एयरलाइंस थी अलग अलग दुनिया की, जिनके द्वारा इनको बनाया गया। तो यहाँ पर यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एफिशिएंसी जो है, सब चीजों को आपस में शेयर करके चलना है। यहाँ पर कंबाइंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ना, उसको स्थापित करके चलना है आपस में। तो ये बात कही जा रही है एयर इंडिया के द्वारा कि यहाँ पर जो सीता पीएसएस है, ओके, तो यहाँ पर जो उनका एयर इंडिया का जो डाटा प्रोसेसर है, तो यहाँ पर पैसेंजर सर्विस सिस्टम में जो भी डाटा यहाँ पर जो भी रहता है वो इन्हीं के पास रहता है। तो यही प्रोसेस करते हैं, यही संभाल कर रखते हैं। तो इस इन्हीं यहीं से ही यहाँ पर जो है कम से कम 4.5 मिलियन लोगों का डाटा जो है वो हैक हो चुका है। तो ये अभी जो डाटा दिया जा रहा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है 26 अगस्त 2011 से लेकर फरवरी 3 2021 तक का। तो यहाँ पर डिटेल जो है, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, टिकट इन्फॉर्मेशन, सब चीजें यहाँ पर जो है हैक हुई। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपका सीवीवी नंबर होता है, और जो सीवीसीबी इसको कहते हैं, और यहाँ पर सीवीवी भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बताया गया है। तो ये सिर्फ ये चीज यहाँ पर जो है ये नहीं लेते, बाकी सब चीजें यहाँ पर डिटेलिंग इनके पास रहती है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो पेश होता नजर आ रहा है। तो सीवीवी सीबीसी फुल फॉर्म क्या है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात करें एसबीआई रिसर्च के बारे में। तो ये ना, ये भी एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो जो ये कह रहे हैं कि सेंटर और स्टेट अगर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, वैक्सीन खरीदते हैं, तो यहाँ पर सही तरीके से ये काम कर पाएंगे, तो बजट इनका बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आएगी इनको पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में, तो यहाँ पर 3.7 लाख करोड़ की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन के चलते, जो मतलब ज्यादा आबादी वाले राज्य से उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहां पर पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस जो है वो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी ठप हो गई, यहाँ पर कारोबार हुआ नहीं है। ओके, तो अगर अपने दम पर भी अगर कहें कि वैक्सीनेट कर लें अगर प्राइवेट कंपनीज, तो ये थोड़ा सा टफ हो गया है अभी यहाँ पर इन एरियाज में। तो वैसे भी यहाँ पर गरीब राज्य मतलब कि इनकी श्रेणी में आते हैं। अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आबादी भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टफ यहाँ पर वैक्सीनेशन करना यहीं पर रहेगा। कोलैबोरेशन की यहाँ पर बात करें कि कोलैबोरेशन अगर करके काम चलते हो, स्टेट और सेंटर इकट्ठे काम करते हैं, तो इकट्ठे सही तरीके से काम कर पाएंगे। और यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें कि यहाँ पर 20 करोड़ यहाँ पर ड्राइव कॉस्ट फुड कॉस्ट 20 करोड़ फॉर सिक्किम एंड अप टू 67,100 करोड़ फॉर यूपी। तो देखो सबसे कम लागत यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की सिक्किम में आएगी, और सबसे ज्यादा लागत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी ही इसकी है, 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे, पांचवें नंबर पर यहाँ पर आबादी के हिसाब से कौन कौन से राज्य हैं, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी यहाँ पर बात करें कि जो भारत की टोटल वैक्सीनेशन है, अभी भी यहाँ पर अगर 100 में से अगर बात करें, तो सर अभी 14 लोग ही यहाँ पर जो है उनको वैक्सीनेट कर पाए हैं, हर एक यहाँ पर 100 पीपल के पीछे। ओके, तो मतलब ओवरऑल जो जितनी भी हमारी आबादी है ना, उसका आप 13.8% निकाल दो, तो उतने ही लोगों को अभी अभी जो है हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात करें रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, जो कि यहाँ पर लगाई गई है अलग अलग राज्यों के द्वारा। तो यहाँ पर कहीं जगह यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कर्फ्यू वगैरह लगे, कहीं जगह पर यहाँ पर ऐसा है कि जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा दी गई, जिसके चलते यहाँ पर जो मूवमेंट है कमोडिटीज की वो नहीं हो पा रही। तो और यहाँ पर उनके प्राइसेस जो है वो राइज हो रही है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि पीपल मस्ट बिहेव एज ह्यूमन बींग्स टू कर्व वायरस, कि एक इंसान जो है ना वो अपना दायित्व समझ ले कि वो क्या है, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है।
ओके, तो इतना सब कुछ करने की सरकार को यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर इंसान अपना दायित्व समझ लेता तो यहाँ पर शुरुआत में बात करें कि अभी जो फोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, तो अभी ये हुआ क्या है कि उनकी जो मोबाइल फोन जो सेल हो रही थी उसी के ऊपर यहाँ पर अभी रोक लगाई गई है। तो अभी इसके चलते क्या है कि जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि उनके मोबाइल फोन बिक ही नहीं रहे। अगर बिकेंगे नहीं तो फिर वो स्टॉक में प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, प्रोडक्शन क्यों करेंगे वो। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, रेस्ट्रिक्शन जो यहाँ पर पब्लिक मूवमेंट की ओर लगी हैं, मतलब कि बहुत कम समय यहाँ पर उनको मिलता है कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाएं। जैसे बहुत ही कम समय में यहाँ पर होता है कि इनको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां पर अपने स्टॉक्स भेजने हैं, तो वहां पर वो पहुंचाते हैं। जितने भी इनके और रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहां तक यह सामान पहुंचाते हैं। तो ये इतने कम समय में, ओके, जो भी इनकी प्रोडक्शन है तो वो नहीं पहुंचा पाते, जिसके चलते यहाँ पर एक तरीके से रुकावट आ चुकी है। ओके, मतलब बैन लग चुका है एक तरीके से कि वो अपने मोबाइल फोन को जो उनके सेल ही नहीं हो रहे। ओके, तो ये अभी ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो ये तो देखो, जिसके चलते जो हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, WPI, मतलब कि जो मार्केट के हिसाब से होता है, जो चीज यहाँ पर किसी कंपनी में बनी, ओके, तो उसका वहां पर क्या प्राइस था। ओके, तो यहाँ पर जब वो किसी होलसेल रिटेलर के पास पहुंचती, जैसे ये चीज बनी, तो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उनको हम कहेंगे होलसेल यहाँ पर रिटेलर। तो यही इन्हीं रिटेलर से आगे जो बाकी के जो आउटलेट्स हैं या बाकी जो गांव के आसपास के जो एरियाज है, जहाँ छोटे शहरों के जो एरियाज, तो वही सामान लेकर अपने शहरों में वो उस मोबाइल फोन को बेचेंगे। ओके, तो अभी उसी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि वो महंगाई बढ़ चुकी है उन्हीं प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर डबल डिजिट थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस कर चुके हैं। डबल डिजिट कहने का मतलब है, जैसे आमतौर पर हम इसको 7, 8, 9% तक हम कहते हैं कि इतनी महंगाई होगी, लेकिन ये अभी 10 तक सपोज करो पहुंच चुकी है, 10, 11, ये डबल डिजिट हो गया। तो ये सिचुएशन हो चुकी है। तो ये हेडलाइन है, मतलब सभी स्टोरी की, मतलब कि हेडलाइंस के तौर पर हम ये बात करें कि ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की बन चुकी है। तो ये अपने आप के ही यहाँ पर जो है दिए हुए जख्म है। ओके, तो जो हमारी इकोनॉमी को दिए गए हैं, हमारी सोसाइटी को दिए हुए, अपने आप से ही रेस्ट्रिक्शंस लगाकर, लॉकडाउन लगाकर इसको सही किया जा सकता। तो यहाँ पर जो सही करने का रास्ता सुझाया जा रहा है वही है कि यहाँ पर लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क वगैरह लगाएं, और यहाँ पर जहां पर भी पूर्ण तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई जिन एरियाज में, उनको रिमूव किया जाए। तो यहाँ पर लोगों को जाने दिया जाए कि वो जाकर अपना व्यापार वगैरह करें, काम धंधा करें। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा कम मायने में अगर खोला जाए, लेकिन खोला जाए। जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी का प्लांट यहाँ पर 100% अगर ऑपरेट करता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा नौकरियों की जरूरत है, लेकिन उसको कह रहे 100% मत करो, 50% कर लो, कम कर लो, लेकिन करो तो सही। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का थोड़ा लेवल थोड़ा कम कर लो। आगे यहाँ पर बात करें कि जो कोविड अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन की हम बात करें ना, पब्लिक में और यहाँ पर पर्सनल कनेक्ट के हिसाब से, तो वही सोल्यूशन है कि लोगों को पता हो कि कैसे काम करना है, क्या डिसिप्लिन में रहना है, तो उनको विचरने दो, उनको आने दो मार्केट में। तो यहाँ पर अगर आप होलसेल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा दोगे तो ये जिंदगियों के ऊपर पाबंदी लगा देगी। लोगों के पास यहाँ पर संसाधन नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, तो काम कैसे चलेगा, आजीविका उनकी कैसे चलेगी। तो यहाँ पर अगर किसी हाउस होल्ड में यहाँ पर कुछ मेंबर्स अगर बीमार पड़े हैं, तो यहाँ पर कोविड-19 अगर उनको हो गया है, तो अगर उनको आप क्वारंटीन करते तो वो सेंस बनती है। लेकिन उन्हीं के चलते पूरी सोसाइटी को एक ही तरीके से आप ट्रीट करोगे कि इस तरीके से आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि पूरी सोसाइटी में वायरस जो है फैल जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर जो है इंटेलिजेंट ह्यूमन एजेंसी की अगर हम बात करें ना, तो उसका यहाँ पर कमी है भारत में, मतलब कि लोग ज्यादा समझदार नहीं है। ओके, तो अगर अगर आप ये चीजें ज्यूम करके चल रहे हो, जिसके चलते कि आप चाह रहे हो कि आपको जरूरत है कि मतलब कि लोग काम धंधे पे मत जाए, यहाँ पर इन्फेक्शन से बचें, और दूसरों को भी इन्फेक्टेड है यहाँ पर ना करें, तो यहाँ पर कैसे फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अपना आप जो है अपना आजीविका जो है उसको चला पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी एजेंसीज को दो हिस्से में यहाँ पर देखा जा रहा है। तो जैसे एक तो है कि अवेयरनेस हो अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, कैसे काम करना है। अगर आप जा रहे हो बाजार में तो आप मास्क पहनकर चलो भी, ओके, एक नहीं तो डबल मास्क लगाकर चलो। तो यहाँ पर उनको पता हो कि किस तरीके से वायरस फैल रहा है। और तीसरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक इंडिविजुअल की, कम्युनिटी के हिसाब से, कि देखो अगर खुद को वायरस है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि मतलब आप अगर चले गए मार्केट में बिना मास्क पहने, तो दूसरे अगर उनको यहाँ पर संक्रमण हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल ये ऐसे हैं जैसे किसी, अगर किसी का कत्ल करना है ना, तो आज के दौर में यही सिचुएशन बन चुकी है। अगर किसी का कत्ल करना है तो अगर उसको बचा सकते हो उसको मरने से, तो आपका दायित्व बनता है मतलब कि आप जो है मास्क पहनकर चले। अगर आपको हो गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपकी वजह से दूसरे को हो गया, तो उसका तो नुकसान हो गया ना। तो ये चीज यहाँ पर बोली जा रही। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी, अगर नीति जो है अगर इस तरीके से अजम्पशन करके चलती है कि मतलब कि ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मिसिंग है।
तो यहाँ पर इसके चलते खुद से ही यहाँ पर अपनी ही जो है एक्सपेक्टेशन ये लगाकर चलते हैं, जिसको खुद ही पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए कि लोगों को आने दो। ओके, तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करो, उनको कम्युनिटी कनेक्ट जो है ना वो प्रोवाइड करो कि जुड़े लोग एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको यहाँ पर अपनाएं, और यहाँ पर इकोनॉमी को ऑपरेट होने दो, और यहाँ पर किसी तरीके की जो है ना रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो मत लगाए। तो यहाँ पर ना ही इन्फेक्शन में राइज हो, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर इसी तरीके से मतलब हमें आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है जो जो बात कही जा रही है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। इकोनॉमी भी चलती रहे और यहाँ पर कोविड के प्रति भी हम काम जो है करते रहे, इस तरीके से हम जो है अप्रोच लगा कर चले। तो यहाँ पर लोगों को, जो आम लोग हैं, तो इंसान की तरह ही वो बिहेव करें, तो उनको यहाँ पर चलने दीजिए। ना कि मतलब आप ये समझें कि मतलब वो इंटेलिजेंट जानवर है, मतलब उनको पढ़े लिखे तो है लेकिन समझ नहीं है कि वो मतलब खुद से इन्फेक्शन को नहीं बचा सकते, यहाँ पर दूसरों को इन्फेक्टेड कर लेंगे। सब समझदार हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच यहाँ पर लगाने की बात, टफ टास्क है यहाँ पर, लेकिन अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर तपस्या की जरूरत है। लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, तो आप जो है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलकर देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलकर देखें। ऐसे यहाँ पर अगर किसी सेल्स के ऊपर आप पाबंदी लगा देते हो, तो वो अगर अपना प्लांट ही बंद कर देगी, तो एम्प्लॉयमेंट का लॉस बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जो कि पहले से ही नहीं है। तो पहले ही बहुत कम हो रहा है, तो लेकिन अगर ज्यादा ऐसे लॉकडाउन लगेंगे, जो सामान यहाँ पर दूसरी जगह तक पहुंच रहा है तो वो भी नहीं पहुंचेगा, तो नुकसान होगा भारत की इकोनॉमी का। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें गिव इनकम सपोर्ट नॉट फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो यहाँ पर देखो, कौन से फर्टिलाइजर की बात करें, तो यहाँ पर भारत सरकार जो है ना वो प्लान कर रही है कि यहाँ पर जो सब्सिडी है ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये वाला जो फर्टिलाइजर है, अभी इसकी सब्सिडी जो अमाउंट है वो बढ़ाने जा रही है। तो क्यों बढ़ाने जा रही है? क्योंकि अभी जो ग्लोबल प्राइसेस हैं इस फर्टिलाइजर के, वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर सब्सिडी भारत सरकार बढ़ाएगी। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे फार्मर्स हैं, आखिर तौर पर तो उन्हीं के पास ये जो है ये खाद जाती है, फर्टिलाइजर जाते हैं, वही खरीदते हैं। तो उनको यहाँ पर जो पैसा खर्चना पड़ता है, तो उसको इस शौक से बचाना है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के जो प्राइस राइज हो चुके हैं, उसके चलते जो भारत में इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत में जो आम किसी दुकान से अगर कोई फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा किसान, तो उसको यहाँ पर ज्यादा पैसे ना यहाँ पर पे करने पड़े, तो वही उसी के चलते भारत सरकार यहाँ पर पे कर रही है, सब्सिडी बढ़ा रही है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये काम अगर करते हो आप, अगर फार्मर्स को बचाते हो, ये जो प्राइस का शौक है, इससे तो अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन जो यहाँ पर सब्सिडी आप बढ़ा रहे हो, तो ये कोई सही सोल्यूशन नहीं। अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात करो, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अभी जो सब्सिडी जो बढ़ाई जा रही, तो अभी ये 1200 रुपये यहाँ पर प्रति बैग के हिसाब से, यहाँ पर जो डीएपी का एक बैग है उसके यहाँ पर प्रति 1200 रुपये एक बैग के ऊपर भारत सरकार सब्सिडी यहाँ पर बढ़ा रही है। तो पहले ये 500 रुपये हुआ करती थी, तो अभी ये जो कंपनीज हैं उनको अलाउ करेगी कि जो उनका पुराना प्राइस हो वैसी उसी को वो रिटेन करके चले। तो 1200 रुपये में वो एक बैग बेचती थी, तो उसी बैग में उसी प्राइस में अभी वो बेचेंगी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ 2400, तो यहाँ पर 2400 भी यहाँ पर कई बार यहाँ पर था, लेकिन जब जिस हिसाब से यहाँ पर भारत सरकार की सब्सिडी बढ़ी है, उस हिसाब से यहाँ पर उसने अपना जो प्राइस है ना उसको भी एक जगह यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। तो पहले अगर 500 यहाँ पर सब्सिडी मिलता था, 500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, तो यहाँ पर फिर भी वो 1200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से आगे मार्केट में किसानों को इस दाम पर वो बेचती थी। लेकिन अभी इंटरनेशनल प्राइसेस राइज हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर भी फर्टिलाइजर्स के जो प्राइसेस हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी के चलते भारत सरकार ने यहाँ पर 500 से 1200 रुपये यहाँ पर कर दिया है, जिसके चलते ये इन्हीं इसी प्राइस तक वो रहेंगे। यहाँ तो ऐसे होता ना कि इस प्राइस को भी थोड़ा कम करते, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर तब तो फायदा होता है कि किसानों को और फायदा हो रहा है। लेकिन ये 1200 तक ही ये रख रहे हैं, इसको भी थोड़ा कम करते। तो यहाँ पर जो सुपीरियर सोल्यूशन है वो यही है गवर्नमेंट के लिए कि वो जो ये जो इनपुट सब्सिडीज है, जो यहाँ पर कंपनीज को जो सब्सिडीज दी जा रही है ना कि आप दाम को कम रखें, तो उससे अच्छा ये है कि उन इनपुट सब्सिडीज को आप मर्ज कर दें जो यहाँ पर इनकम सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए। ओके, जैसे भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, जैसे ये वाली स्कीम देखो, तो ये इसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ओके, तो ये इस योजना के तहत ऐसा है कि मतलब कि 6000 जो है ना प्रति ईयर पर साल जो है यहाँ पर हर एक फार्मर को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं या फिर जो उनको मिलेंगे यहाँ पर तीन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा, 2-2 हजार करके यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। जो छोटे किसान है ज्यादातर उनको, तो छोटे किसान तो इनकी कैटेगरी कैसे, तो यहाँ पर जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से यहाँ पर
कम की जमीन है तो उनको यहाँ पर ये स्कीम, यहाँ पर इस स्कीम के तहत पैसा दिया जाएगा। ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जैसे इस स्कीम में आप 6,000 रुपए दे रहे हो, तो इसी में से यहाँ पर पैसा थोड़ा सा और बढ़ा लो। ओके, तो यहाँ पर जो है फार्मर के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उसी पैसे से वो जो है अपने हिसाब से जो फर्टिलाइजर खरीदना है वो खरीदे, कंपनीज को पैसा आप मत दो। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। तो इस स्कीम के तहत 12 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर 75,000 करोड़ का यहाँ पर इसका 2019-20 का बजट था। ओके, तो इस स्कीम का भी नाम याद रखें, पीएम किसान सम्मान निधि भी इसको हम बोलते हैं। तो अभी ऑथर यही बात कर रहे हैं कि जैसे 6,000 रुपए पर फैमिली आप दे रहे हो, ओके, तो उसी में मर्ज करो, तो यहाँ पर सीधे फार्मर्स के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस्ड यूज होगा फर्टिलाइजर का, और यहाँ पर जो जो हमारी एग्रोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, अच्छे से यहाँ पर वो इंटेंसिफाइज होगी, आगे आगे बढ़ेगी। तो अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजर कंपनीज को पे की जाती है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर एक रीजनेबल प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी भी अपना प्राइस रखती है, जैसे यहाँ पर 1,200 रुपये रखा हुआ है, जिस प्राइस में जो है आम जो किसान है वो खरीद सकता है फर्टिलाइजर जो है। तो अभी इसी को इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करें, जो कि फर्टिलाइजर्स के लिए अक्टूबर 2016 से लगा हुआ है, सीधे अकाउंट में पैसे जाएंगे सब्सिडी के। तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है कि क्यों सब्सिडी हम जो है यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दें, जहाँ पर ये फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको इनकम सपोर्ट स्कीम में यहाँ पर स्विच करना चाहिए। जिस तरीके से आप फार्मर्स को पहले से यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, तो वहीं पर उसी में पैसा आप दे दो, वही सब्सिडी ऐड कर दो। 6,000 रुपए का यहाँ पर सपोज करो 7,200 रुपया हो गया। तो इससे यहाँ पर जो बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस है जो कि कंपनीज करती हैं वो नहीं हो पाएंगी। जैसे कई बार कंपनीज ऐसा करती हैं कि महंगे दाम पर ये कहती हैं कि हमने इंपोर्ट किया है फर्टिलाइजर को बाहर से, बाहर की यहाँ पर जो मार्केट है वहां से, बाहर की कंपनी से। तो ये फिर उसी हिसाब से डिमांड भी करती हैं कि सब्सिडी भी बढ़ाओ, ओके, नहीं तो हम दाम बढ़ा देंगे। तो ये चीजें यहाँ पर ना, ऐसी प्रैक्टिसेस होनी फिर बंद हो जाएगी जब आप सीधे सपोर्ट फार्मर्स के अकाउंट में भेजोगे। ओके, तो इस तरीके से हम सही तरीके से ना आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो सब्सिडीज है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी ये सिनेरियो बनेगा हम इसको अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ राज्यों की बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, तो उन्होंने यहाँ पर इनकम ट्रांसफर जो स्कीम है फार्मर्स के लिए वो इम्प्लीमेंट की हुई है। इनके अपने अपने नाम भी हैं। ये नहीं है मैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूँ, तो ये सभी राज्यों के अपने अपने नाम है, अपनी अपनी स्कीम्स है। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट जो है ना वो 6,000 से ज्यादा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये स्कीम इम्प्लीमेंट की हुई, तो यहाँ पर ज्यादातर जो स्कीम है, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है जो यहाँ पर जमीन के मालिक है। तो यहाँ पर जो जो ठेके पे जमीन लेते हैं, जो किराएदार है, तो उनको एक साइड पे रखा हुआ है। ओके, तो अभी जो ओडिशा की जो स्कीम है ना, तो उसको यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब उसने ज्यादातर हर एक चीज को कवर करके चले। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, उनको भी कवर किया है, टेनर्स जो है उनको भी कवर किया है, जिनके पास जमीन ही नहीं है उनको भी कवर किया है, लेकिन वो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोग, उनको भी कवर किया है। शेयर क्रॉपर्स मतलब कि किसी की जमीन को किराए पर लेकर, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि जो शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं मतलब कि जो काम करते हैं किसी की जमीन पे जाके, तो उनको जो सब्जी वगैरह जो भी चीज उगती है तो वो चीज मिलती है उनको। ओके, तो यहाँ पर जो मालिक होता है जमीन का वो कह देता है कि मेरी जमीन पे आके काम कीजिए, जो भी यहाँ पर उपज होगी उसका इतना परसेंट आपके पास चला जाएगा। तो शेयर क्रॉपर्स हो गए वो। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है अशोक गुलाटी, तो वो यही बात कर रहे हैं कि हमें रिफाइन करना है इन स्कीम्स को। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर और एफिशिएंट बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, लीकेजेस से बचाना है, मतलब कि पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। तो यहाँ पर अगर एफिशिएंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हम करते हैं तो वो भी एक सही बात है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर पेश किया गया है। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एंजल्स लॉ। ओके, तो अभी ये लॉ, ये कानून क्या कहता है, जिसका मतलब ये है कि मतलब जो ऐसे लोग अगर उनकी इनकम राइज बढ़ती भी है, इनकम होता भी है, मतलब कि पहले अगर 10 रुपए कमा रहे थे अभी 20 रुपए कमा रहे हैं एक दिन के, तो वो लोग यहाँ पर फूड के ऊपर बहुत कम पैसा यहाँ पर खर्चा करते हैं, खाने पीने के सामान के ऊपर बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं, चाहे उनकी इनकम यहाँ पर बढ़ती भी रहे। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को यहाँ पर ज्यादातर जो है इस नजर से यहाँ पर देखा जाए। तो ये आइडिया यहाँ पर दिया गया था, सजेस्ट किया गया था बाय अर्नस्ट एंजल। तो ये रशियन स्टैटिस्टिशियन थे। तो 1857 की यहाँ पर बात करें, जब भारत में उस समय आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी। ओके, तो उन्हीं ने अपने नाम से यहाँ पर ये कानून दिया है कि जो लोग यहाँ पर इनकम बढ़ने के बावजूद भी फूड के ऊपर कम पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अगर जितनी भी आपकी इनकम है ना, तो कम से कम उसका 30 या 40% आपको उसका अपने ऊपर लगाना चाहिए।
ओके, तो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी सेहत सही रहे, आप अच्छा फ्रूट लें, अच्छा डाइट लें, तो वही आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे यहाँ पर 5 से 5:30 के बीच में। तो यहाँ पर जितने मैक्सिमम एडिटोरियल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।